दोस्तों, अगर आपके बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लग जाए और उसके लिए फांसी का दिन आ जाए। मैं रोहन हूँ और यही मेरे परिवार के साथ हुआ। साबुत फर्जी थे, गवाह खरीदे गए थे और कानून खुद बेबस लग रहा था। मेरी पत्नी पूनम, हमारी उम्मीद की आखिरी कड़ी, बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। हम कोर्ट के तरफ बढ़ रहे थे, हर कदम पर और बेचैनी के साथ। आज वही लड़का सुमित, जिस पर मेरा पूरा भरोसा था, फांसी के कगार पर खड़ा था। मैं उसे देखकर सोच रहा था, क्या इंसानियत अब भी बची है? 5 साल पहले जो नौजवान वकील मैं जो रोज फल खिलाया करता था, आज वही धर्मराज जज बनकर कोर्ट में खड़ा था। और तभी जैसे ही मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। कुछ लोग फौरन आए और मुझे सहारा देकर उठाने लगे थे। मेरा नाम रोहन है। मैं कचहरी के बाहर एक छोटी सी सब्जी का ठेला लगाता था। रोज उसी भीड़ में एक नौजवान वकील आता, सादे कपड़े, झुकी हुई नजरें और चेहरे पर थकान की परछाई। ना जाने क्यों मुझे वह बहुत ही गरीब और निर्दोष लगता था। मैं अक्सर बिना पैसे लिए उसे फल खिलाता। लोग ताने मारते, रोहन तू पागल है क्या? अपना नुकसान क्यों करता है? और मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि इंसानियत को मैंने कभी भी नफ़े नुकसान में नहीं तौला। फिर एक दिन वह वकील अचानक गायब हो गया और इसी तरह दिन बीते, महीने बीते, देखते देखते पूरे 5 साल निकल गए। इस बीच मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बेटे सुमित पर एक झूठा कत्ल का मुकदमा चला। गवाह खरीदे जा चुके थे, सबूत भी फर्जी थे और कानून खुद बेबस लग रहा था। जब फैसले वाला दिन आया और मेरे बेटे को फांसी का सजा सुनाने का समय हुआ, अदालत खचाखच भरी हुई थी। उसी दिन एक नया जज नियुक्त हुआ। जैसे उसने फैसला सुनाने के लिए सर उठाया, उसकी नज़र भीड़ में मुझ पर पड़ी। अचानक उसका पेन हाथ से छूट गया और वही कुर्सी छोड़कर सीधे मेरे पास आया। वो वही नौजवान वकील था जिसे मैं रोज फल खिलाया करता था। आज धर्मराज बनकर अदालत में खड़ा था। मैं परेशान सा बरामदे में बैठा कमरे की ओर नज़र डालते हुए सोच रहा था, आज मेरे बेटे का फैसला होना था। बेबुनियाद आरोप लगाया गया था कि उसने कत्ल किया है, जबकि सुमित ऐसा इंसान भी नहीं था जो किसी चींटी को मार सके। मेरी पत्नी पूनम की तबीयत बहुत खराब थी। मैं बार बार उससे कह रहा था, तुम चिंता मत करो, हम उसे बचा लेंगे। पर अब मुझे यकीन हो गया था कि सामने वाली पार्टी कितनी जालिम निर्दयी है। उनके सामने मैंने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके शब्द मेरे दिल को चुभ रहे थे। तुम्हारा बेटा चाहे 10 साल का हो या 1, तुम्हारे घर की नस्ल हमेशा ऊंची रहेगी। कुछ पल के बाद पूनम अंदर नहीं आई। मैंने बुलंद आवाज में कहा, कहाँ हो कोमल, आ जाओ। तुम्हें जाना नहीं है क्या? पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। मैं फौरन अंदर गया और जो दृश्य सामने आया उसने मेरे हाथ उड़ा दिए। पूनम शीशे के सामने बेहोश पड़ी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं फौरन उसकी ओर बढ़ा और उसका चेहरा पकड़कर झकझोर दिया। वह अभी भी बेहोश में थी। मैंने साला कुणाल को फ़ोन किया। उसने तुरंत कहा, जीजू मैं डॉक्टर कमलेश को लेकर आता हूँ, आप दीदी को बिस्तर पर लेटाइए। मैंने मुश्किल से अकेले ही पूनम को बिस्तर पर पहुँचाया। कुछ ही देर में डॉक्टर कमलेश आ गए और उसे ट्रीटमेंट देना शुरू किया। कुछ समय बाद पूनम की आंखें खुली। उसने तड़पते हुए इधर उधर देखा और कहा, हमारा सुमित कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उसकी हालत देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं उसकी ओर जाकर धीरे धीरे कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक होगा, हम तैयार हैं। उसने बैठते ही मेरी आंखों में देखा और बोली, नहीं, हम चलते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं उसके पास मैं उसके बहुत पास बैठा और दोनों हाथ पकड़कर कहा, इंसान को हर हालत के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत में कुछ हो सकता है, मानसिक तौर पर मजबूत रहो। पूनम और ज़्यादा हिचकियों से रोने लगी। यह छोटी बात नहीं थी, हमारे इकलौते बेटे को
खोने का डर, हमारा हर पल का प्यार और चिंता सब इसमें समाया था। फिर मेरा साला कुणाल मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, जीजू आप ज़्यादा चिंता मत करें, दीदी पहले ही बहुत परेशान है, पर मैं खुद को मजबूत करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हम जानते हैं कि सुमित ने कत्ल नहीं किया, पर कानून के आगे हम बेबस हैं। अगर कुछ भी होगा तो यह ऊपर वाले के हुक्म से होगा। पूनम खामोश हो गई। डॉक्टर के जाने के बाद मैं पूनम को लेकर कोर्ट की ओर चला। वहीं रास्ता जहां सालों पहले सब्जी का ठेला लगाकर गुजारा करता था, अब वही बेटा मुझे इस रोड पर फिर ले आया था। कोर्ट के सामने पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली। जो होना था उसके लिए अब मैं मानसिक तौर पर तैयार था। इंसान चाहे कितनी भी हकीकत से भागे, एक दिन उसे उसका सामना करना ही पड़ता है। हमारे बेटे के केस को शुरू होने में अभी पूरे 20 मिनट बाकी थे। मैं पूनम के साथ बैठा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमारे बेटों को कुछ नहीं होगा है ना, वह ठीक लौट आएगा, तुम फिक्र मत करो। अचानक ही मेरे आंखों के सामने पुराना मंजर लहरने लगा। जब ऊपर वाले ने पूरे 5 साल बाद मुझे औलाद की खुशी दी थी, उस वक्त मैं रोज़ दुआ करता था कि बस एक बच्चा हो जाए, चाहे बेटा हो या बेटी। मैंने खुद को बेटी के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। लेकिन फिर ऊपर वाले ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरी झोली में बेटे दे दी। जब पूनम ने मुझे बताया कि बेटा हुआ है तो मेरे पैरों तले से ज़मीन नहीं रही। मैं इतना खुश था कि अस्पताल में मौजूद हर इंसान को मिठाई बांटी, पूरे खानदान में मिठाई पहुंचवाई। आखिरकार 5 साल बाद मैं बाप बना था। जिस पल मैंने अपने बेटे सुमित को पहली बार गोद में लिया, वह लम्हा आज भी मेरी रंग रंग में जिंदा है। ऐसा लगा जैसे कलेजा मुंह को आ गया हो। आंखों से आंसू खुद पे खुद बहने लगे। दिल ऐसी हालत में था जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। उसी पल मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। पर आज वही दुआ, वही प्रार्थना 20 साल बाद मुझे ऐसी सज़ा देने वाली थी कि मैं एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे रोता देख पूनम घबरा गई। उसने मुझे पकड़ते हुए कहा, आपको क्या हो गया है, ऐसे क्यों रो रहे हो? लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, आज मेरे बेटे को फांसी का आदेश दिया जा सकता है। यह सोचते ही मेरे हाथ पांव ढीले पड़ने लगे। भारी जवानी में मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा, मेरा सहारा, मेरा बाजू टूट जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने सुमित के जन्म के बाद ही हमें साफ बता दिया था कि पूनम दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। मेरी माँ ने कई बार कहा था कि दूसरी शादी कर लो, नस्ल बढ़ाओ, एक बेटे से क्या होता है। लेकिन मैं खुश था। ऊपर वाले ने मुझे एक फल दिया था और मैंने सोचा था कि उसी एक फल से अपना पूरा घर महका दूंगा। मुझे क्या पता था कि वही फल एक दिन मुरझाकर पूरे आंगन को वीराना कर देगा। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा रो रहा था कि अचानक एक मर्दाना हाथ मेरे कंधों पर पड़ा। मैंने नज़र उठाई, सामने वाली पार्टी का वकील कुणाल खड़ा था। चेहरे पर नकली हमदर्दी की मुस्कान थी। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। वह बोला, मैं जानता हूँ आप बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन जिनका खून हुआ है उनकी तकलीफ़ आपसे भी बड़ी है। बेहतर होगा कोर्ट के साथ कोऑपरेट करें। सच कब तक छुपेगा? सज़ा आपके बेटे को हर हाल में मिलेगी। उसकी बातें मेरे दिल में आग लगा रही थी। ना जाने कहाँ से मुझसे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अपनी जगह से उठा और ज़ोर से उसे धक्का दे दिया। वो पीछे गिर पड़ा। मैं उसके ऊपर झुक गया, उसका कॉलर पकड़ लिया और थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, तो क्या समझते हो? किसी के बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना आसान है। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका गला दबाने ही वाला था कि लोग इकट्ठा हो गए और मुझे अलग कर दिया गया। वह वकील अपना कॉलर ठीक करते हुए बोला, अगर आज सुमित को फांसी नहीं हुई तो मेरा नाम कुणाल नहीं। वह अंदर चला गया और मैं वहीं टूटकर बैठ गया। पूनम रोते हुए बोली, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब वह और जालिम हो गया। मैं तड़प कर बोला, हम हाथ जोड़ते हैं
तब भी ये लोग नहीं मानते। हमारे बेटे को पहले ही कातिल ठहरा दिया गया है। अब अगर कोई साथ दे सकता है तो बस ऊपर वाला। इसी बीच मेरा पहला वकील अनुज सामने से आया। उसने नमस्ते की। मैंने भरी आवाज़ में पूछा, क्या कोई उम्मीद है? वह बोला, बस दुआ कीजिए कि आज फैसला ना हो। अगर आज ऑर्डर आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और बैठ गया। कुछ ही देर बाद हम कोर्ट के अंदर पहुंचे। भीड़, पुलिस, कैदी, वकील, हर तरफ अजीब सा खौफ था। तभी पुलिस सुमित को हथकड़ी लगाकर अंदर लाई। हम दौड़ पड़े, लेकिन हमें रोक दिया गया। आज आखिरी सुनाई थी। मैंने दूर कुणाल को देखा। वह मुझे घूर रहा था। शायद उसी ने हमें बेटे से मिलने से भी रुकवाया था। दिल में अफसोस उठा कि काश मैंने खुद पर काबू रखा होता। और मेरी पत्नी खामोशी से अपनी जगह पर वापस बैठ गई थी। हमारे वकील साहब मेरे बेटे सुमित के पास खड़े होकर अब धीमी आवाज़ में उससे कुछ बातें कर रहे थे। मैं नज़र घुमाकर सामने बैठे लोगों को देख रहा था। यही वो लोग थे जिन्होंने मेरे बेटे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश इन लोगों के दिल में जरा सा भी रहम जाग जाए और ये मेरे बेटे को माफ़ कर दे। लेकिन काश कभी पूरे नहीं होते। काश हमेशा काश ही रह जाते हैं। इन्हीं ख्यालों के बीच अचानक जज के आने का ऐलान हो गया। पूरा कोर्ट हॉल एकदम से हरकत में आ गया। बहुत से लोग उनकी इज्जत में खड़े हो गए। मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि आज मैं किसी को भी सम्मान दूं या किसी से नरमी से पेश आऊं। आज मेरा बेटा मुझसे दूर होने वाला था। मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतना बुरा जिससे मैं शायद बर्दाश्त भी ना कर पाऊं। मैंने अपने मन में तय कर लिया था, अगर आज मेरा बेटा मुझसे छिन गया तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगा। अगर मैं उसका केस नहीं जीत पाया तो मैं खुद को बाप कहलाने के लायक नहीं समझूंगा। हालांकि मैं जानता था कि मैंने आखिरकार हद तक लड़ाई लड़ी है। मैंने एक एक पैसा अपने बेटे के केस में लगा दिया था। जो था, जो नहीं था, सब दांव पर लगा दिया। बस किसी भी तरह सुमित को बचाना चाहता था। लेकिन अब सब कुछ बेमिसाल सा लग रहा था। जज साहब के आने के बाद सुनाई शुरू हुई। दूसरी पार्टी का वकील कुणाल खड़ा हुआ और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, माय लॉर्ड, पीड़ित युवराज के घर वाले इंसाफ चाहते हैं। मुजरिम के परिवार ने कोर्ट के बाहर धमकियां दी है। इसके पास ना पैसे हैं ना कोई ताकत, फिर भी इनकी गुंडागर्दी कम नहीं हो रही है। इन्हें जरा भी रहम नहीं आता। ये लोग कानून को खेल समझते हैं। मैं अंदर ही अंदर कांप गया। उसने आगे कहा, अभी कुछ देर पहले कोर्ट के बाहर सैकड़ों लोगों के सामने इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें समझाने गया था कि मेरे क्लाइंट को धमकी ना दे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह बाहर हुई झगड़ा को इस तरह से सामने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। वह लगातार बोलता गया। मेडिकल रिपोर्ट के गिरफ्तारी, सीटीसी फोटोज, हर सबूत उसने जज के सामने रख दिए। उसने यह भी कहा कि युवराज और सुमित कभी अच्छे दोस्त थे। फर्क इतना था कि युवराज अमीर घराने से था और सुमित एक गरीब ठेले वाले का बेटा। मेरे बारे में भी कहा गया कि पहले मैं कोर्ट के बाहर ठेला लगाता था, फिर हालात थोड़े सुधर रहे और अब बाहर समोसे बेचता हूँ। उसने कहा, इन दिनों के बीच एक लड़की आ गई थी। लड़की युवराज को पसंद करती थी, लेकिन संजीव यह बात सहन नहीं कर पाया। उसने कहानी ऐसे पेश किए जैसे सब कुछ पहले से तय हो। उसके मुताबिक सुमित ने युवराज को सुनसान फ्लैट में बुलाया, वहीं गोली मारी और फरार हो गया। वह अभी और बोल ही रहा था कि मेरे वकील अनुज खड़े हो गए, लेकिन जज ने उन्हें इशारे से चुप करा दिया। फिर कुणाल बोला, अब मैं मुजरिम के पिता रोहन को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जज की इजाज़त मिलते ही मुझे बुलाया गया। मैं झुके कंधों पर भारी कदमों से साथ कटघरे में खड़ा हो गया। तभी अचानक जज साहब अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए।
पूरा कोर्ट सन्न रह गया। वह धीरे मेरे पास आए और झुककर मुझे नमस्ते किया। अगले ही पल उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कटघरे से बाहर निकाला और गले लगा लिया। मैं बिल्कुल सन्न हो गया। इतने बड़े कोर्ट का जज और वो मुझे गले लगा रहा था। मेरे लिए उस पल को समझ पाना भी मुश्किल था। उन्होंने मेरे तरफ देखा और बोले, आपने पहचाना? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं धर्मराज हूँ। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने वही भूखा सा नौजवान वकील घूम गया, लेकिन मैंने तुरंत सिर झटक दिया। यह मुमकिन ही नहीं लग रहा था। उन्होंने वकील को दोबारा से सुनवाई शुरू करने को आदेश दिया। तभी वकील साहब मेरे पास आ गए और वह मुझे देखते हुए बोले, उस दिन जिस दिन आपके बेटे ने अपने दोस्त से बदला लिया, उस दिन आप कहाँ थे? यह सवाल सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं फौरन बोल उठा, यह झूठा इल्ज़ाम है। मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। कोई लड़की इन दोनों के बीच नहीं थी। हाँ, झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन लड़की की वजह से नहीं। मैंने जज साहब के तरफ देखते हुए कहा, आप लोग यह बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरे बेटे के पास कुछ भी नहीं था। यह नौकरी भी उसे उसके दोस्त की वजह से मिली है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके बीच नफरत का रिश्ता नहीं था। तभी वकील कुणाल तेज आवाज़ में बोला, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। वह कुछ और कहता इससे पहले ही अदालत में आवाज़ गूंजी, आप उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। सबकी नज़रें जज साहब धर्म पर जाकर टिक गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं आपकी बातें सुन चुका हूँ। अब मुजरिम से सवाल मैं खुद करूँगा। यह पहली बार था जब पूरे कोर्ट में ऐसा सन्नाटा छा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि जज साहब के सामने एक शब्द भी बोले। वकील साहब जी सर कहकर अपनी जगह पर बैठ गए। जज साहब ने अब मेरे बेटे की तरफ देखा और बोले, नाम क्या है तुम्हारा? क्या काम करते हो? मेरे बेटे सुमित सर झुकाकर बोला, मेरा नाम सुमित है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरे दोस्त ने मुझे एक बड़ी यूटिलिटी स्टोर में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी दिलाई थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट मिलना आसान नहीं होता। मेरे दोस्त के पास पैसा था, इसलिए मुझे नौकरी मिल गई। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। उसने आगे कहा, हमारे बीच कोई लड़की नहीं थी। वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। मेरा दोस्त ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता और ना ही मैं। हमने तय किया था कि शादी 37 साल के बाद करेंगे, जब अपने दम पर कुछ बन जाएंगे। जज साहब ने बीच में टोका, तो फिर अपने कत्ल किसी और वजह से किया? सुमित ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं सर, मैं अपने दोस्त को क्यों मारूंगा, जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी मदद करता रहा है। मैं अपना ही नुकसान क्यों करूंगा? उसने सावलिया नज़रों से कोर्ट के तरफ देखा। अगर किसी ने आपको आगे बढ़ाया हो, आपको फ़ायदा दिया हो, तो क्या आप उसे ख़त्म कर देंगे? मेरी उसी लड़की की वजह से नहीं थी। उसकी आंखें भर आई। हम दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे। पहले ही वक्त साथ रहते थे, फिर मेरी नौकरी लग गई। देर रात घर आना, सुबह जल्दी निकल कर इसी बात पर झगड़े होने लगे। उसने आगे बताया, हम किसी फ्लैट पर नहीं, एक कैफ़े में मिलने वाले थे। जो वीडियो दिखाया गया है वह रास्ते की है। मैं उस दिन जल्दी छुट्टी लेकर उससे मिलने जा रहा था। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तभी मुझे उसका मैसेज आया कि वापस लौट जाओ, आगे खतरा है। मुझे धमकी की कॉल आई थी। पूरा कोर्ट हॉल उसकी बात सुन रह गया। मुझे नहीं पता था कि वह मैसेज उसी का नहीं था। मुझे बताया कि फ्लैट पर आ जाओ। जब मैं वहां पहुंचा, उसका मोबाइल सब कुछ पड़ा उसने था। कांपते हुए कहा, जिस गन की बात की जा रही है उस पर मेरा फिंगरप्रिंट है, क्योंकि वह मुझे हाथ में दी गई थी। मुझे नहीं पता था कि वही मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। मैंने एम्बुलेंस को कॉल की थी, उसे अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वह मर गया। फ्रंट कैमरा खराब होना
इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया था। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मेरे दोस्त के पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनकी बड़ी डील चल रही थी। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो उन्हें कटघरे में बुलाइए। उसकी आवाज़ गूंज उठी, ऊपर वाले की कसम, अगर सच सामने ना आए तो मैं खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लूँगा। पूरी अदालत में सन्नाटा था। जज साहब ने आदेश दिया, अब युवराज के पिता को भी कटघरे में बुलाया जाए। मैं पूनम के साथ जाकर चुपचाप बैठ गया। युवराज के पिता कटघरे में आए। वकील अनुज खड़े हुए, लेकिन जज साहब ने खुद सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधा नज़रों से देखते हुए पूछा, जो बातें इस लड़के ने कही उनमें कितनी सच्चाई है? वह कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मेरे कुछ मामले बिगड़ रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मुझे सीधी सीधी धमकी दी थी कि अगर मैंने उनके फ्लैट पर पैसे नहीं लगाए तो मेरे खानदान के किसी मेंबर को मार दिया जाएगा। उस समय हमारे बीच चल रही डील भी थी, जिसमें हम आधा आधा हिस्सा मिलना तय था, लेकिन वह खुद 60% लेना चाहते थे और मुझे 40% देने की बात कर रहे थे। इस वजह से हमारी बहस इतनी बढ़ गई कि उसके बाद कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया। कुछ दिन पहले मुझे अपने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए पता चला कि जो प्रॉपर्टी मुझे 40% हिस्सेदारी में मिलनी थी, वो पूरी तरह से उन्होंने अपने नाम करवा ली और मुझे पूरी तरह बेदखल कर दिया। उस समय मैं अपने बेटे सुमित के केस में इतना उलझा हुआ था कि इस मामले पर ध्यान ही नहीं दे पाया, लेकिन तभी कुछ अंदर से महसूस हुआ कि शायद कोई रास्ता अब निकल सकता है। सामने बैठा जज धर्मराज मुझे किसी देवता की तरह लग रहा था। उसने मेरे ओर देखा और गंभीर लहजे में बोला, मैं एक तारीख देना चाहता हूँ। आप लोग सब बातें छोड़कर केवल इन बातों पर ध्यान दें। अब करण के खिलाफ सबूत इकट्ठे करें ताकि आपकी डील सुरक्षित रहे। केस के बाकी पहलू बदल रहे हैं। यह लड़का बेकसूर है, इसे फंसाया जा रहा है। अदालत यहीं पर डिसमिस की जाती है। इस पर मेरा दिल हल्का हुआ। सर झुकाकर मैं बैठ गया, जैसे मेरी जान पर लौट आई हो। आंखों में आंसू थे और दिल बेबस था। तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं सर घुमाकर देखा। सामने खड़ा एक अनजान चेहरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आपको आरुष साहब ने अपने ऑफिस रूम में बुलाया है, जल्दी से आ जाइए। उसकी बात सुनकर मैं खड़ा हुआ। उसे देखकर अजीब सा एहसास हुआ। लगता था अब हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। मैं अपनी पत्नी पूनम के साथ उसके ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त मिलते ही अंदर प्रवेश किया। कमरा खूबसूरत से सजा हुआ था। खिड़की के सामने खड़ा आरुष मुझे देख रहा था, लेकिन मैं उसकी पीठ देख रहा था। अंदर जाते ही मैं दिल से उसका शुक्र करना चाहता था। अगर उसने आज सवाल नहीं किया होता, दूसरी पार्टी के वकील को खामोश नहीं किया होता, तो सुमित कभी सच नहीं बोल पाता और पूरा मामला दब रह जाता। मैं धीरे से बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी बहुत मदद की। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारा साथ ऐसे ही देंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, सुमित। यही मेरी ज़िंदगी का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया होता तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। धर्मराज ने गंभीर स्वर में देखा और कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ साल पहले आपने एक और बेटे भी देखा था, क्या उसे भूल गए हो? मैं पूनम की परेशानी हालत देखकर चुप रह गया। उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने फिर धीरे से कहा, क्या पहचाना मुझे? मैं आरुष हूँ, भूल गए मुझे? वह बोला, गरीब वकील जिसे आप रोज फल खिलाते थे। मुझे कहते ही मैं भी एक दिन कायम जज बन जाऊंगा। मेरी याददाश्त में अचानक बत्ती जल गई। मैंने जोर से कहा,
तुम आरुष हो? तुम कहाँ चले गए थे बेटा? 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया पर तुम नहीं आए। आरुष हंसा और बोला, देखिए मैंने आपको पहचान लिया पर आपने मुझे नहीं। जब मैंने याद दिलाया तो आपको याद आया। मैं तो दिल में आपको अपना बाप मान चुका था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें याद करता था पर यह केस मेरे दिमाग को पूरी तरह उलझा रहा था। कुछ साल पहले मैंने ठेला लगाना छोड़ दिया था। मेरा बेटा अब कमाने लगा था। मैं घर में समोसे बनाकर बेचता था, वही हमारी आमदनी थी। और अब सामने खड़ा वही 5 साल पुराना वकील जो आज जज बन चुका था, मेरे सामने था। धर्मराज मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, हाँ मैं वही हूँ, आपका धर्मराज अरूस। क्योंकि उस समय उसको सब अरूस कहते थे, जिसे आप रोज़ फल खिलाते थे। लोगों ने कहा नुकसान हो जाएगा, मत खिलाओ, लेकिन आप फिर भी मेरे साथ हमदर्दी करते थे। कहते थे तुम मेरे बेटे जैसे हो, एक दिन कायम हो जाओगे और फिर सबको बताऊंगा कि तुम मेरे बड़े बेटे जैसे इज्जत के हकदार हो। मैं सर हिलाकर सहमति में बोला। रोते हुए मेरे गले से लग गया। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने सब हासिल कर लिया, एक छोटी पोस्ट एजुकेशन पर, गाड़ी बंगला सब कुछ सही है। मेरे पास रिश्ते नहीं हैं, माता पिता जो सगे थे अब दुनिया में नहीं हैं। जब मैं गरीब था किसी ने मुझे नहीं देखा, पूछने वाला भी नहीं था। आज सब पूछते हैं पर अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। तभी उसने धीरे से कहा, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। तब मुझे पता चला कि आपके बेटे पर मुकदमा चल रहा है। उस वक्त मैं अपनी पोस्ट के जरिए इस केस को अपने हैंडल ओवर में किया। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरी जांच पड़ताल करवाई है। आपका बेटा सुमित बेकसूर है और हम उसे इस केस से बाइज्जत बरी करवाएंगे। आपके बेटे ने सही वक्त पर दिमाग लगाकर खुद को इस फांसी से आज़ाद करने की पूरी कोशिश की है। अब मामला जिस डील के जरिए उसके ऊपर दबाव था करण साहब पर टल गया है। हो सकता है कि बहुत जल्द सुमित को बारी किया जाए और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि उसे कोई फांसी ना हो। आपको बस मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा और हिम्मत हौसले से आगे बढ़ना होगा। मैं सुनकर बस खड़ा रहा, मेरे पास जवाब नहीं था। आदत ऐसी थी कि जब मैं किसी के साथ अच्छा करता उसकी तारीफ नहीं करता, बस भूल जाता। वक्त की रफ्तार कभी रुकती नहीं और ना ही रोकेगी। हम दोनों काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे, खाना भी साथ ही खाया, केस के बारे में चर्चा की और फिर घर लौट आए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक छोटी सी भलाई कितनी बड़ी मदद बनकर सामने आई। घर लौटते ही मेरा मोबाइल बजा। कॉल रिसीव की तो दूसरे तरफ भारी आवाज़ आई, आप रोहन साहब बात कर रहे हैं? मैंने जी बोला। कुछ पल के लिए सन्नाटे के बाद आवाज़ आई, धर्मराज सर ने हमें आपका नंबर दिया है और हुक्म दिया है कि आपका केस हम देखें। आपके पहले वकील को हटा दिया गया है, उनकी फ़ीस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सब हमने अपने हाथ में ले लिया। सब आपकी मदद चाहिए और इजाज़त की हमें केस लड़े। मैंने तुरंत फ़ोन से कहा, जी जैसा आपकी ठीक लगे। अगली तारीख हमें 1 हफ्ते बाद मिली। सब कुछ भी करके मेरे बेटे सुमित को रिहाई दिलवाई जाए। वह बेकसूर था, उसने कत्ल नहीं किया। अपने दोस्त अनुज से प्यार करता था। उसकी दोस्ती और भरोसा ही उसे उस मुश्किल वक्त में संभालने हुए थे। फ़ोन की दूसरी तरफ फिर खामोशी छा गई। फिर आवाज़ आई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं काका? मैंने आपसे वादा किया है ना, आपके बेटे को कुछ ना हो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। उसका असली अपराधी को सज़ा मिलेगी, आपके बेटे को नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल हक्का हो गया, मगर घबराहट अभी भी थी। मैं जब जब पूनम को देखता हौसला और हिम्मत अपने आप बुलंद हो जाता।
जब से हम धर्मराज से मिले थे, कहीं ना कहीं जिंदगी में सुकून लौटाया था। वक्त की रफ्तार तेज थी। मैं रोज अपने पुराने वकील के साथ सुमित के केस की फीस देता, पर धर्मराज ने अब नए वकील के जरिए सब संभाल लिया था। मुझे कोई चिंता नहीं थी, बस मेरा बेटा सुरक्षित था। आखिरकार सुनाई का दिन आया। मैं और पूनम कोर्ट पहुंचे। सुमित को देखकर मैं थम गया। उसके कपड़े साफ सुथरे, बाल कटे हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास। शायद यह सब धर्मराज की वजह से था। केस शुरू हुआ। नए वकील ने सामने वाले वकील को पूरी तरह खामोश कर दिया। करण साहब को कटघरे में बुलाया गया। वही हुआ जो सुमित ने पहले बताया था। उसकी सारी रिकॉर्ड, धमकियां और सबूत मेरे वकील ने कोर्ट में पेश कर दिए। वह आदमी दबाव में आकर खुद ही मान गया कि उसने सब प्लान किया था और सुमित को फंसा दिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सामने खड़े इस इंसान को अपने हाथों से सबक सिखाऊं, जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन तभी जज धर्मराज ने फैसला सुनाया। सुमित को बाइज्जत बरी किया गया। करण साहब को फांसी का आदेश जारी। सामने की पार्टी खड़े होकर माफ़ी मांग रही थी। सुमित घुटनों के बल बैठकर खूब रोया। इतनी तेजी से रो रहा था कि धर्मराज अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। यह आंसू इसलिए नहीं थे कि उसे महीनों थाने में रखा गया था, बल्कि इसलिए कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब नहीं था। उसकी तकलीफ, उसका दर्द, सब कुछ उस रोने में झलक रहा था। धर्मराज अब मेरे बेटे की तरफ हो गया था। अक्सर हमारे साथ खाना खाते घर आता। उसकी वजह से सुमित को एक अच्छी नौकरी मिली। मैंने अपना छोटा व्यवसाय उसी के भरोसे संभाला। इंसान जब भलाई करता है, ऊपर वाले से फल की उम्मीद नहीं रखता और ऊपर वाला उसे उसका सील बढ़ा देता है। मेरे आसपास लोग कहते थे, इतना क्यों खिलाते हो? पर मैं बस कहता, बेचारा भूखा है, पेट में अनाज चले जाएगा, उसे खुद देखना खुशी है। और आज उसी भलाई का फल मुझे इस इनाम के रूप में मिला। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, भलाई करो, दरिया में डाल दो, किसी तारीफ की उम्मीद मत रखो। ऊपर वाला भलाई करने वालों को बड़ा इनाम देता है। मैंने उस धर्मराज को गले लगाया। वो मेरे सीने से लगा तो ऐसा रोआ जैसे बरसों की भूख, बरसों की थकान, बरसों की बेबसी एक साथ बाहर आ रही हो। उस पल मुझे जज नहीं दिख रहा था, मुझे वही लड़का दिख रहा था जो कचहरी के बाहर मेरी रेडी के पास खड़ा रहता था, नजरें झुकाए हुए। मुझे आज भी याद है, वो हमेशा दोपहर के बाद आता था। सुबह शायद उसके पास खाने के पैसे होते होंगे, पर दोपहर तक जेब खाली हो जाती थी। वो कभी सीधे कुछ नहीं मांगता था, बस खड़ा रहता, फल देखता, फिर धीरे से पूछता, काका आज कौन सा ज़्यादा मीठा है? मैं समझ जाता। कभी कभी मैं जानबूझकर ज़्यादा फल तौल देता। वो बोलता, अरे काका यह तो ज़्यादा हो गए। मैं हंसकर कहता, नहीं मैंने किए हैं। वकील साहब उसकी हंसी में खुशी नहीं होती थी, बस एक छोटा था धन्यवाद। कई बार मैंने देखा कि वह फल खाने से पहले आसपास देखता, जैसे गरीब होना भी कोई गुनाह हो। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बस इतना कहा, किराए का है काका, मेरा नहीं। उस दिन पहले बार मुझे उसकी आंखों में आंसू दिखे थे। उसने बताया कि माँ बाप बहुत पहले चले गए थे, रिश्तेदार पढ़ाई में साथ नहीं दे पाए, बस कानून की किताबें थी और एक जिद की, एक दिन इतना काबिल बनूंगा कि कोई उसे कमज़ोर समझने की हिम्मत नहीं करे। मैंने तब उसके सर पर हाथ रखा। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरी यह छोटी सी भलाई उसका इतना साथ भी देगा। फिर एक दिन वह अचानक आना बंद हो गया। मैं रोज उसके राह देखता रहा। ठेला लगाता, फल सजाता और आके उसी मोड़ पर टिकी रखता जहाँ से वह आता था, पर वह नहीं आया। ऐसे ही दिन, महीनों, सालों बीतते चले गए।
मैंने सोचा शायद वह शहर छोड़ गया होगा, शायद हार गया होगा, या शायद जिंदगी ने उसे कहीं और मोड़ दिया। पर सच यह था कि वह हारा नहीं था, वह खुद को मजबूत बना रहा था। आज जब उसने मुझे बताया कि उसने कितनी रातें भूखे पेट पढ़ाई की, कैसे छोटे छोटे काम किए, कैसे अपमान सहा, कैसे एक दिन कोर्ट के बाहर किसी ने उसे धक्का देकर कहा था कि गरीब वकील से क्या उम्मीद रखे, तो मेरा सीना उभर आया। उसने कहा, काका, जिस दिन मैं जज बना सबसे पहले आपका शक्ल मेरी आंखों के सामने आई। मैं आपको ढूंढना चाहता था पर डरता था कि कहीं आप मुझे भूल ना गए हों। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बेटा, इंसान भूखा रह सकता है, पर जिसने उसे वक्त भरी रोटी दी हो उसे कभी नहीं भूलता। उस पल मुझे समझ आया कि मैंने उस दिन फल नहीं खिलाए थे, मैंने एक टूटी मैंने एक टूटी हुई इंसान को उम्मीद दी थी। और आज वही उम्मीद मेरे बेटे सुमीत की जान बचाकर मेरे सामने खड़ी थी। जब धर्मराज थोड़ा संभला तो उसने खुद को मुझसे अलग किया। उसकी आंखें लाल थी पर आवाज में अब घबराहट नहीं थी। वह जज की कुर्सी की तरफ नहीं गया बल्कि खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अदालत की भीड़ दिख रही थी, वही जगह जहाँ कभी मेरी ठेले लगाती थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, काका, आपको पता है, उस ठेले ने मुझे कानून से ज़्यादा इंसान बनाया था। मैं चुप रहा, कुछ बातें सुनी जाती है बोली नहीं जाती। वो बोला, जब पहली बार मैं शहर आया तो मेरे पास सिर्फ एक बैग था। उसी बैग में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और माँ की दी हुई एक पुरानी तस्वीर। रात को मैं उसी से बातें करता था। लोग कहते थे भूख आदमी को चोर बना देती है, पर मेरे लिए भूख सिर्फ याद थी। हर बार जब पेट जलता मुझे आपकी आवाज़ याद आती। खाली पेट दिमाग नहीं चलता बेटा। मैंने इसलिए पढ़ाई जारी रखी ताकि कभी किसी का पेट और इंसाफ दोनों भूख न रहे। उसने बताया कि एक बार उसने आत्महत्या तक सोच लिया था। उस दिन उसे लगातार 3 जगह से काम के लिए मना कर दिया गया। वह उसी फ्लैट के पास खड़ा था जहां आज उसकी मौत हुई थी। मैं पहली बार महसूस किया कि जिस जगह को मेरी रोजी रोटी समझता था, किसी और के लिए वह जिंदा रहने की वजह बन सकती है। धर्मराज अचानक मेरे तरफ मुड़ा और बोला, काका, जब मैं जज बना पहली बार कुर्सी पर बैठते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं भी उन लोगों जैसा न बन जाऊं जो गरीब को देखते फैसला बदल देते हैं। उसने अपने जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी रसीद निकाली, मेरी ठेले की फल की। उस पर तारीख लिखी हुई थी। बोला, मैं इसे हर सुनवाई से पहले देखता हूँ ताकि याद रखे कि कानून से पहले इंसान जरूरी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा नाम किसी फाइल में नहीं बल्कि किसी के ज़मीर में लिखा होगा। धर्मराज ने धीरे से कहा, आज अगर मैं आपके बेटे के लिए खड़ा हूँ तो यह एहसास नहीं है काका, यह कर्ज है। और कर्ज चुकाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। मैं उसके तरफ देखा। आज वह जज था पर मेरे नज़र में वही लड़का था जिसने कभी भूख के साथ अपना अपना सपना नहीं छोड़ा। और उस दिन मुझे यकीन हो गया, जिस इंसान को सही वक्त का सहारा मिल जाए वह एक दिन दूसरों का सहारा बन जाता है। फैसले के कुछ दिन बाद जब जिंदगी अपने रफ्तार में लौटने लगी, मुझे समझ आया कि सबसे मुश्किल काम बेगुनाह साबित होना नहीं होता। सबसे मुश्किल होता है फिर से नॉर्मल इंसान बन पाना। सुमित आज़ाद था पर आज़ादी उसे हल्की नहीं लग रही थी। वह हंसता, बात करता, काम पर जाता, पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं खालीपन था, दोस्ती को खोने का। उस इंसान को जो चाहे गलत रास्ते पर गया हो पर कभी उसका अपना। कई रातों तक मैंने उसे छत पर बैठे पाया, बिल्कुल चुपचाप, बस आसमान को देखता रहता। मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं पूछता, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब
वक्त देता है, इंसान नहीं। मेरी पत्नी पूनम हर बात में मेरे ऊपर वाले का नाम लेती। शायद उसे अब यकीन हो गया था कि इंसाफ इंसानों से ज़्यादा नीयत देखता है। मैं खुद भी बदल गया था। पहले मैं लोगों से नज़रें मिलाकर बात करता था, जल्दी में निर्णय लेता था। अब थोड़ा रुककर, थोड़ा सोचकर और समझकर करता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि हर चुप इंसान कमज़ोर नहीं होता और हर ऊंची आवाज़ सच नहीं होती। एक दिन धर्मराज अकेले आया। उस दिन कोई केस नहीं था, कोई फाइल नहीं, वो बस एक बेटा बनकर आया था। मैंने उससे कहा, बेटा, दुनिया सब बुरी नहीं होती, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पर मैं जानता था कि हर किसी को वह कोई और नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद सुमित ने देखा कि दुकान के बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा बस देख रहा है। उसने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया। घर आकर मुझसे बोला, पापा, आज समझ आया कि आपने वह सब क्यों किया था। उस दिन मुझे लगा कि मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, वह आगे बढ़ गई। अब जब कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस सब से क्या सीखा, तो मैं बस इतना कहता हूँ, ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले किसी का दिन थोड़ा आसान करने का, तो यह मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि अच्छाई लौटकर हमेशा हमारी ज़रूरत के हिसाब से आती है। और शायद यही सबसे बड़ा इंसाफ है। अब जब सब कुछ पीछे छूट चुका है और ज़िंदगी फिर से चलने लगी है, तब मुझे सबसे ज़्यादा यह समझ आया कि इंसान की परीक्षा उसके बुरे वक्त नहीं, अच्छे वक्त में होते हैं। बुरा वक्त तो सबको रुला देता है, पर अच्छा वक्त यह दिखाता है कि इंसान अपने अनुभव से क्या बनाता है, घमंडी या समझदार। मैंने देखा कि जिन लोगों ने हमारे बुरे दिनों में रास्ता बदल लिया था, वही लोग अब हालचाल पूछने लगे। पहले मुझे गुस्सा आता था, पर अब नहीं आता, क्योंकि वक्त ने उन्हें भी उनकी औकात दिखा दी और मुझे भी मेरी हद। मेरी पत्नी एक दिन बोली, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, जिंदगी सवालों का जवाब नहीं देती, वह बस इंसान को बड़ा कर देती है। धर्मराज जब भी आता मेरे पैरों में बैठता है, लोग उसे जज देखकर खड़े होते हैं और वह मुझे देखकर झुक जाता है। मैंने उससे कहा कि बेटा, यह सब मत किया कर, फिर लोग क्या सोचेंगे। उसने कहा, काका, अगर लोग यह नहीं सोच सकते कि इंसानियत कुर्सी से बड़ी होती है, तो उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली ऊंचाई पद से नहीं, पैर जमीन पर रखने से आती है। मैं आज भी मानता हूँ कि भलाई को सौदा नहीं है। उसी दिन के बाद जैसे हमारे घर की हवा बदल गई थी। डर की जगह अब एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो बहुत कुछ सहने के बाद मिलता है। पूनम सुबह पूजा करते वक्त अब रोती नहीं थी, बस चुपचाप दीपक जलाकर आंखें बंद कर लेती थी। शायद उसने ऊपर वाले से सवाल करना छोड़ दिया था। सुमित धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था, काम पर जाता, समय पर लौटता, मगर पहले जैसा बेपरवाह नहीं रहा। कई बार रात को खाना खाते खाते अचानक चुप हो जाता। मैं समझ जाता था उसके दिमाग में अनुज की याद आ गई है। कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर भीतर वही जिंदा रहते हैं। एक शाम धर्मराज का फ़ोन आया। बोले, काका, कल कोर्ट आ जाइएगा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने ज़्यादा नहीं कुछ बोला। अब भरोसा सवालों से बड़ा हो गया था। अगले दिन कोर्ट पहुंचा तो धर्मराज के पिता भी मौजूद थे। उनके चेहरे पर वही ठहराव था जो बहुत कुछ देखने के बाद आता था। धर्मराज ने मुझे बैठाया और कहा, काका, यह केस खत्म हुआ, पर इसी परछाई अभी भी बाकी है। कुणाल और कमरे से जुड़ी कुछ पुरानी फाइलें फिर खुली हैं। आपके बेटे का नाम अब नहीं है, पर सच्चाई को पूरा बाहर आना चाहिए।
मैंने बस इतना कहा, बेटा जो ठीक लगे करो, हमें बस किसी से बदला नहीं चाहिए, बस सच चाहिए। धर्मराज ने सिर झुका लिया, शायद उसे यही जवाब चाहिए था। उसी दिन मुझे रोहन का पहला वकील बाहर मिला। इस बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था। बोला, अगर उस वक्त मैं डट जाता तो शायद चीज़ें इतनी दूर नहीं जाती। मैंने उसे देखा और कहा, गलतियां सबसे होती हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें मान ले। वह बिना कुछ बोले चला गया। कुछ दिनों बाद पूनम की तबीयत फिर बिगड़ी। डॉक्टर ने साफ कहा, अब दवा से ज़्यादा सुकून चाहिए। उसी रात मेरा साला आया। पहली बार उसने घर में कदम रखते हुए कहा, जीजा अब सब ठीक हो जाएगा। उस एक वाक्य में सालों की दूरी खत्म हो गई। इधर सुमित ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने काम के साथ साथ शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वही बच्चे जो दुकानों के बाहर खड़े बस चीज़ें देखते रहते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा, पापा जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ। मेरी आंखें भर आई। धर्मराज कभी कभी बिना बताए घर आ जाता। कुर्सी पर नहीं बैठता, जमीन पर बैठकर चाय पीता। पूनम हर बार उसके लिए कुछ ना कुछ बना देती। वह हर बार जाते वक्त बस इतना कहता, काका आपने जो दिया था वो आज भी मुझे रास्ता दिखता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उस एक छोटे से काम भूखे को फल खिलाने ने कितनी जिंदगी की दिशा बदल दी। ना मैंने तब सोचा था, ना आज सोचता हूँ कि बदले में क्या मिली। बस इतना जानता हूँ कि अगर इंसान सही वक्त पर किसी का साथ थाम ले तो वही हाथ एक दिन कई और हाथों का सहारा बन जाता है। और वक्त सच में आगे बढ़ गया, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसे निशान छोड़ गए जो देखते नहीं थे, बस महसूस होते थे। एक सुबह सुमित मेरे पास आकर बैठ गया बिना कुछ कहे। मैं समझ गया कि आज कुछ अलग है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, पापा मैं शहर बदलना चाहता हूँ। मैं चौंका नहीं। कुछ फैसले आवाज़ से पहले आंखों में आ जाते हैं। मैंने पूछा, डर है या हिम्मत? वह हल्का सा मुस्कुराया। दोनों। उसने बताया कि कुणाल ने उसे एक दूसरे शहर में काम का मौका दिलवाया है। नई शुरुआत, नया माहौल, बिना पिछली परछाइयों के। पूनम की आंखों भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ का दिल जानता है कि रोकना प्यार नहीं होता। इसी बीच धर्मराज का संदेश आया। उसने सुमित को बुलाया था, अकेले जज की तरह नहीं, बड़े भाई की तरह। उस मुलाकात के बाद सुमित बदला हुआ लौटा। आंखों में डर कम और जिम्मेदारी ज़्यादा थी। उसने बस इतना कहा, पापा धर्मराज ने कहा है कि भागना सावधान नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी होता है। कुछ दिनों बाद कमलेश भी घर आया। उसने बताया कि अनुज के केस से जुड़े कुछ पुरानी गवाह सामने आए हैं। कुछ सच अब भी अधूरा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान सिर्फ फैसला नहीं होता, वह एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें धैर्य सबसे बड़ा होता है। एक शाम धर्मराज के पिता मेरे पास बैठे बोले, रोहन जी हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया पर इंसान बनाना अपने सिखाया। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ बातें सिर झुकाकर सुनी जाती है। उधर रोहन का पहला वकील एक दिन अचानक दुकान इस पर बार आ वह गया। मुक्कल नहीं, एक आम आदमी था। उसने चाय पी और बोला, अगर दोबारा मौका मिले तो मैं शायद पहले जैसा नहीं रहूँगा। मैंने कहा, मौका हर रोज़ मिलता है, बस पहचानना पड़ता है। डॉक्टर ने पूनम को अब दवाइयाँ बंद करने को कह दिया था। बोले, अब इन्हें परिवार चाहिए, इलाज नहीं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि हम सच में बच गए हैं। सुमित के जाने का दिन आया। स्टेशन पर खड़े थे हम तीनों। साला भी आया था। उसने सुमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, गलतियां याद रखना पर डर मत जाना। ट्रेन चली गई। दिल भारी था पर टूटा नहीं। उस रात घर लौटकर मैं देर तक जागता रहा। सोचा कभी एक फल खिलाया था, आज एक बेटा दुनिया में अपने दम पर खड़ा होने चला गया।
और शायद यही जिंदगी है, छोटे काम बड़े नतीजे। और मुझे फिर से वही बात याद आई, भलाई को सौदा नहीं है, यह तो वो बीज है जो सही वक्त पर सही जगह उग जाता है। अगली सुबह जब मैं दुकान खोलने पहुंचा तो सूरज की रोशनी कुछ अलग सी लग रही थी। शायद इसलिए नहीं कि दिन नया था, बल्कि इसलिए कि अंदर से हल्का हो चुका था। पूनम ने जाते जाते बस इतना कहा था, आज जल्दी लौट आना। उसकी शब्दों में डर नहीं था, बस अपनापन था। दोपहर में धर्मराज खुद चलकर दुकान पर आया। कोई गाड़ी नहीं, कोई शोर नहीं। उसने बस पास की चौकी पर बैठकर चाय पिया और बोला, काका, इंसाफ मिल गया, पर सुकून आप लोगों की वजह से मिला। मेरे मुस्कुराहट का सुकून कुर्सी से नहीं, कर्म से मिलता है। शाम को अनुज, कुणाल और कमलेश भी आ गए। सब बातें कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। वही जगह जहाँ कभी आंसू गिरे थे।